सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के भाषा मंजरी के पाठ 2 छोटा जादूगर के विषय में पढ़ेंगे। छोटा जादूगर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से एक बच्चे की मातृ सेवा की भावना को बताया है। इस पाठ में एक बच्चे की कहानी है जो अपनी माँ के लिए कितना समर्पित है। उसी चीज को हम लोग इस चैप्टर को पढ़कर जानेंगे। यहाँ पे कहानी है एक कार्निवल के मैदान की, जहाँ पर बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। ये लेखक कार्निवाल के मैदान की एक घटना के विषय में बता रहे हैं कि वहां जब वो गए तो बिजली जगमगा रही थी, चारों तरफ हंसी और खुशी का माहौल था और वहीं पर एक फुहारे के पास जहां पर वो खड़े थे, एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई गरीब बच्चा है, क्योंकि उसके गले में फटे हुए कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत लटक रही थी। लेखक उसकी ओर आकर्षित होते हैं और लेखक ने उनसे पूछा, मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम पड़ता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। बच्चा जब बोल रहा था तो बिना किसी हिचकिचाहट के उस लेखक से वो बात करते जा रहा था कि ये जो जादूगर जादू दिखा रहा है ये तो बिल्कुल निकम्मा है। इससे अच्छा जादू तो मैं ही दिखा सकता हूँ और इससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। और फिर मैंने पूछा कि उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। जब लेखक उससे पूछते हैं कि उस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, क्या तुमने देखा? तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं वहां नहीं गया, क्योंकि वहां जाने के लिए टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। लेखक उसको मन ही मन में सोचते हैं कि मेरा आज का मित्र ये छोटा बच्चा ही है और मैं इसी के साथ अपना समय बिता लूंगा। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। लेखक की और उस बच्चे की बात बन गई। बच्चा बोला कि ठीक है, चलिए हम लोग पहले शरबत पिएंगे, उसके बाद वहां पर जाएंगे। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? लेखक और वो बच्चा जाने लगे। जाते जाते लेखक और उनके बीच बातचीत होती है और लेखक उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। बच्चा लेखक को कहता है कि मैं इस भीड़ में तमाशा देखने नहीं बल्कि दिखाने आया हूँ। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मेरी माँ बीमार है और अगर मैं ये खेल तमाशा दिखाकर कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं तो शायद बात बन जाए। और इसलिए वो लेखक को कहता है कि आप मुझे यहाँ लाने के बजाय मेरा खेल तमाशा देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मेरा काम बन जाता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। लेखक बहुत आश्चर्य से उस बच्चे को एकटक देख रहे थे। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। वो बच्चा बहुत दुखी था। उसके बातों से साफ पता चल रहा था
कि वो कितना कष्ट में है। उसके पिताजी जेल में हैं, माँ बीमार है और उसके पास पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा, खेल तमाशे नहीं दिखाएगा तो खुद भी भूखा रहेगा और उसकी माँ भी भूखी रह जाएगी। इसलिए वो 13-14 वर्ष का लड़का सड़क पर तमाशा दिखाने को निकल पड़ा है। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, मतलब लेखक लंबी सांस लिए। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। व्यग्र मतलब बेचैन होता है। लेखक एकदम बेचैन हो रहे थे। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। लेखक को ऐसा लगा कि ये बच्चा अपना मतलब निकलने पर यहाँ से जाना चाह रहा है, इसलिए वो कहते हैं, लेखक उसको समझाते हैं कि तुम तो मतलब ही जैसे कर रहे हो, तुम्हारा काम निकल गया और तुम जाने की सोच रहे हो। तो बच्चा अब उनसे क्या बात कहता है सुनिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। लेखक कलकत्ते की बात कर रहे हैं। वो कलकत्ता गए थे और वहां पर वो बॉटनिकल गार्डन में बगीचे में थे, जहां उनको अचानक से एक आवाज सुनाई दी, बाबूजी। वो भी आश्चर्य से देखने लगे कि मुझे यहाँ बाबूजी कौन पुकार रहा है। तो वो उधर से आवाज आई कि मैं छोटा जादूगर। तब लेखक ने देखा कि यह वही छोटा जादूगर था। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। वो फिर उसके पास जाता है, लेखक के पास, और कहता है कि बाबूजी आज मैं आपको अपना खेल दिखा दूं। नहीं नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि नहीं, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे लाए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। लेखक के पास जब वो बच्चा आया और अपना खेल दिखाने की जिद करने लगा, तो लेखक ने तो पहले मना किया कि नहीं, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, अभी रुक जाओ। लेकिन उनकी श्रीमती जी कहती है कि तुम बहुत अच्छे समय पर आए हो, तुम हमें अपना खेल तमाशा जरूर दिखाओ। उस दिन ऐसा लगा कि उसकी पत्नी, लेखक की पत्नी की आवाज में माँ की आवाज की वो मिठास थी जिसे कोई भी लड़का रोक नहीं सकता था। किसी भी लड़के को कुछ भी करिश्मा दिखाने से रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर्क आना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोट पोट हो गए। मतलब क्या हुआ कि उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके अपने ही खेल में थे। वह हर तरह का अभिनय खुद ही करता था। पहले वो भालू बनकर मनाता है, तो फिर बिल्ली बनकर रूठ भी जाता है। कभी वो बंदर बनकर घुड़कता है, तो कभी गुड़िया का ब्याह दिखाता है। और गुड्डा वर जो था वो तो काना निकला। तो लड़का ये सब अभिनय बड़ी वाचालता से कर रहा था। सभी लोग हंसते हंसते लोट पोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे।
बच्चा जो है वो खेल दिखाते हुए थक ही नहीं रहा था, लेकिन लेखक कहते हैं कि अब तुम अपना तमाशा समाप्त करो, हम लोगों को भी जाना है, हम भी यहाँ से जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जैसे ही लेखक ने उसको लड़के कहकर संबोधित किया, उस लड़के ने तुरंत कहा कि नहीं, मुझे छोटा जादूगर कहिए, क्योंकि यही मेरा नाम है, मैं इसी नाम से प्रसिद्ध हूँ और मैं इसी नाम की कमाई खाता हूँ, यही मेरी जीविका का साधन है। जीविका मतलब जिसके जरिए हम अपना पेट भरते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। बच्चा जो था, जब उसकी मालकिन ने, जिसने तमाशा देखा, लेखक की पत्नी जब उसको 1 रुपया देती है तो लेखक को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो उसकी तरफ कुछ अजीब सी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब वो अपनी मजबूरी बताता है, जब उसकी पत्नी पूछती है कि तुम इस पैसे से क्या करोगे, तो वो कहता है, मैं भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। और ये सब देखकर जब लेखक को ये लगता है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ, मैं उसको 1 रुपया कमाते देखकर उससे ईर्ष्या करने लगा, जलने लगा। और इस तरह वो बच्चा उन लोगों को नमस्कार करके वहां से चला गया और लेखक और उनकी पत्नी भी वहां से दूसरे जगह को देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य, अस्ताचलगामी मतलब जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय के सूर्य को अस्ताचलगामी सूर्य कहते हैं, जब सूर्य डूबने का समय हो जाता है। सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। लेखक हावड़ा की ओर जा रहे थे। शाम हो गया था और वहां पे हवा के चलने की साय साय आवाज आ रही थी। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। अब क्या होता है कि वो लेखक वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते वो छोटा जादूगर को याद कर रहे थे। वो मोटर से हावड़ा जा रहे थे और जादूगर को याद कर रहे थे। इसी बीच जादूगर उनको दिख जाता है, तो उस जादूगर से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे? तो वो जादूगर कहता है कि अब मैं यहीं रहता हूँ ना, अस्पताल वालों ने मेरी माँ को अस्पताल से निकाल दिया है। और उस झोपड़ी में देखा तो सचमुच एक स्त्री एकदम फटे पुराने चिथड़े कपड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस के समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। लेखक को अब कलकत्ता से वापस लौटना था और इसलिए वो सोचते हैं कि जाते जाते मैं एक बार उस बगीचे में घूम आऊं। शायद मुझे वो छोटा जादूगर वहां पर दिख जाए, और इसलिए वो उस उद्यान की ओर चले जाते हैं। दस बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की आवाज में वो प्रसन्नता नहीं थी। जब लेखक ने पहली बार उसको तमाशा दिखाते हुए देखा था, तब उसकी आवाज में जो प्रसन्नता थी, लेखक को उस छोटे से जादूगर में आज वो प्रसन्नता दिखाई नहीं दे रही थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था।
खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, मतलब वो चंचल हो गया। थोड़ी देर के लिए जब लेखक पर छोटे जादूगर की नजर पड़ी तो वो थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि पहले उसकी आवाज से लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे को हंसा रहा है, लेकिन उसका मन रो रहा है, वो मन से बहुत दुखी है। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। जब लेखक उससे पूछते हैं कि अरे आज तुम्हारे खेल में वो मजा नहीं आ रहा है, तुम्हारा खेल जम नहीं रहा है, ऐसा क्यों? तो वो बच्चा बताता है कि क्योंकि आज माँ ने मुझे जल्दी घर आने को कहा है कि बेटा मेरी घड़ी समीप है, तुम जल्दी लौट आना। जब वो ऐसा कहता है अविचल भाव से, एकदम बिना विचलित हुए, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। लेखक उसको कहते हैं कि तुम कैसे इंसान हो, इतना सुनने के बाद भी तुम खेल दिखाने चले आए। मैं कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। मतलब मनुष्य के सुख दुख जो होते हैं वो उसके अपने ही कर्मों के फल होते हैं, और उसी के अनुपात से वह अपनी तुलना करता है। उसके मुंह पर वह परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। मतलब लेखक के मन में उसके लिए थोड़ी देर के लिए तिरस्कार की भावना आ गई कि इसकी माँ इतनी बीमार है, इतनी मजबूर है, और फिर भी ये उनको छोड़कर यहाँ पर खेल दिखाने आया है। और कुछ अधिक कहने में जैसे ही वह अपमान का अनुभव कर रहा था, क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। लेखक को पहले तो गुस्सा आया कि ये कैसा नासमझ इंसान है, इसकी माँ बीमार है, इसको जल्दी घर आने बोली है, उसके बाद भी ये तमाशा दिखा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में लेखक को अपनी गलती का एहसास हो गया कि इसकी मजबूरी है, अगर ये खेल नहीं दिखाएगा, अगर ये तमाशा नहीं दिखाएगा तो इसके पास पैसे नहीं आएंगे और इसको आज भूखा ही सोना पड़ेगा, इसका पेट नहीं भर पाएगा। और तुरंत ही लेखक को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, बच्चे के झोले को गाड़ी में रखे, उसको गाड़ी पर बैठाए और गाड़ी वाले को बोले कि चलो जल्दी चलो। और जिस तरफ से लेखक उस गाड़ी वाले को जाने बोले, वो गाड़ी वाला भी चल दिया। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। जब लेखक और वो बच्चा उस जगह पर पहुंचे जहां उसकी माँ थी, माँ के मुंह से एक ही वर्ड निकला, बे, और इतने में उसका हाथ ऊपर उठा और फिर से उसका हाथ नीचे गिर गया और बच्चा अपनी माँ को पकड़कर लिपट कर रोने लगा। और ऐसा लग रहा था कि इस धूप से जो पूरे संसार में उजाला फैल रहा है, समस्त संसार का जादू लेखक के चारों ओर नृत्य करने लगा, नाचने लगा। लेखक को वो सारी बातें स्मरण हो आई जो उस छोटे जादूगर के जीवन में घट रही थी। इसके साथ ही इस छोटा जादूगर कहानी का अंत हुआ। यह कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें एक बालक के साहस और स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय से पहले समझदार हो गए इस बालक का बालपन कहीं खो गया है। जयशंकर प्रसाद ने बड़े ही कलात्मक ढंग से एक बच्चे को इतना निपुण गुण वाला दिखाया है कि वो अपनी उम्र से अधिक ज्ञान रखता है और अपनी माँ के प्रति उसमें समर्पण की भावना है और उनके खुशी के लिए और उनके अच्छे देखभाल के लिए वो दिन भर मेहनत करता है, खेल तमाशे दिखाता है और उसका कोई मददगार भी नहीं है। उस खेल तमाशे में सारे अभिनय वह खुद ही करता है। यही उस बच्चे की विशेषता है और यही उसके चरित्र की प्रधानता है जो इस छोटा जादूगर के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी हम लोगों को बताना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज हमारा पाठ यहीं समाप्त हुआ। इसके अगले भाग में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे।